होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट लाइफ की, तो जब हम स्टूडेंट लाइफ में फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम उतना शायद नहीं पढ़ पाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हाउ टू पास द एग्जामिनेशन। लेकिन जब हम एज ए टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि हमको स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मैंने ब्लड पढ़ना चालू करा, और जहाँ पे ब्लड पढ़ना चालू करा, blood may be defined as a specialized connective tissue in which there is a liquid intercellular substance known as plasma and RBC, WBC and platelets suspended in it। कहने का मतलब ये है कि ब्लड में 4 चीज बताया गया, एक तो प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो प्लाज्मा में होते हैं। तो मुझे ब्लड काफ़ी अच्छे से समझने लग गया, और आज तो 25 साल से भी अधिक समय हो गया फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छा मुझे ब्लड समझा, उसके कारण होम्योपैथी का ज्ञान था और होम्योपैथी को अप्लाई किया मैंने ब्लड के बीमारियों पर। मुझे ब्लड से रिलेटेड सभी बीमारियों पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके लिए मैं हेनीमेन जो हमारे फाउंडर हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी सिलसिले में देश की राष्ट्रपति जी इंदौर आई थी और उन्होंने बुलाया कि सिकल सेल एनीमिया का क्या होम्योपैथी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मैंने मैडम को समझाया कि सिकल सेल एनीमिया ऐसी बीमारी है जो हेरिडिटी के द्वारा होती है। ऐसी बीमारी का इलाज किसी भी चिकित्सा प्रणाली से संभव अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से हम मरीजों के दुख दर्द को कम कर सकते हैं। उनको जो बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है उसको रोक सकते हैं। जो मरीजों को पेट दर्द होता है या बुखार जैसा लगता है उसको हम रोक सकते हैं। जो मरीजों को परेशानी होती है उसको कम कर सकते हैं। और अगर ऐसी कई बीमारियां जो है जो किसी एक चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकती हैं, उसके लिए भारत सरकार ने होलिस्टिक ट्रीटमेंट का केंद्र बनाना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया जी को मेरी बात काफ़ी अच्छी लगी। मैंने उनको 67 पेज का डॉक्यूमेंटेशन दिया था हमारा एनीमिया पे जो कार्य कर रहा हूँ, और उन्होंने बोला कि मैं मंत्रालय को भेज दूंगी। उसी दिन मुझे सौभाग्य से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैंने आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को रिक्वेस्ट किया कि सिकल सेल एनीमिया या एनीमिया ऐसी गंभीर बीमारी है, यदि भारत सरकार बजट में प्राविधान करे तो हम देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा पाएंगे। उनको भी मैंने वही पत्र भेंट किया, लेकिन मैंने उसमें हेडिंग चेंज कर दिया। मैडम को मैंने बोला कि एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया के लिए बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए, और मैं देश की शीर्षस्थ सभी पदों पर विराजमान हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया, हमारे प्रधानमंत्री महोदय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस साल का जो हमारा 2023 और 2024 का बजट था उसमें 1 फरवरी को बजट में प्राविधान किया कि 2047 तक हमें एनीमिया मुक्त भारत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 2047 के बाद कोई भी व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया, कोई भी बच्चा सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित पैदा ही नहीं हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। कोई भी बीमारी, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो चाहे थैलासीमिया हो, अगर बच्चा पैदा हो गया थैलासीमिया लेकर के या सिकल सेल एनीमिया लेकर के, तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, और ये बच्चा 18 साल से 25 साल के बीच में होते होते तक मर जाएगा। आप सोचिए, बच्चे को कितना दुख है वो तो अलग है, उसके पेरेंट्स को कितनी परेशानी होती होगी। 4 महीने 6 महीने के बच्चे को ही पता चल जाता है कि अप्लास्टिक सिकल सेल एनीमिया है या थैलासीमिया है, और उस दिन से लेकर के पेरेंट्स 25 साल तक इस कष्ट को भोगता है। लेकिन उस कष्ट को समझा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने बोला कि हमें एनीमिया मुक्त भारत के लिए एक संकल्प लेना है, और हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी मुझे बार बार बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप सिकल सेल एनीमिया के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हो, मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जब वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, तब उनसे भी काफ़ी कुछ मुझे सीखने और करने का मौका मिला एनीमिया के लिए। वो महिलाओं में एनीमिया को लेकर के काफ़ी चिंतित थी। देखिए दोस्तों, जो मेडिकोज नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है,
वो एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया को लेकर के इतना चिंतित हैं, तो हमें बतौर चिकित्सक तो कई गुना ज़्यादा करना चाहिए। तो इसी को लेकर के मैंने इंदौर में एनीमिया अवेयरनेस रथ चलाने का एक संकल्प लिया, और मैं हर साल 2020 से लेकर के कंटिन्यूएशन में चल रहा है। 2020 में मैंने ये स्टार्ट किया था, 2020 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड के दौरान भी मेरी ये रथ यात्रा रुकी नहीं थी। इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी हमारे साथ होते हैं, इस रथ यात्रा को वो झंडी दिखा करके चलाते हैं। हम लोग फरवरी के अंतिम संडे से लेकर के मार्च के पहले संडे तक ये रथ यात्रा पूरे इंदौर में चलाते हैं, और हम लोगों के घर घर जब तक जाते हैं उनको ये बताते हैं कि एनीमिया को आप छोटी बीमारी नहीं समझे, एनीमिया काफ़ी घातक है। अगर आपको आपका काम करते हुए अचानक से कमजोरी, शरीर में दर्द या थकान या ब्रीथलेसनेस लगता है, तो ये सारे लक्षण एनीमिया के हो सकते हैं। तो इसका मुझे काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला। यहाँ के समाचार पत्र भी काफ़ी अच्छा मुझे सराहना करते हैं, क्योंकि कार्य जो है वो पब्लिक के लिए है, पब्लिक डोमेन में है। हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए करते हैं। हमारे जो सोसाइटी है हम उससे इसमें हेल्प लेते हैं, हमारी पूरी टीम होती है, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, और यहाँ की जनता वो भी काफ़ी अच्छा हमको इसमें सहयोग प्रदान करती है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो हमको सहयोग करते हैं, पार्षदगण सहयोग करते हैं, कलेक्टर कमिश्नर सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा अभियान चल पड़ा, और इसमें हम लोगों को क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं लोगों को ऐसा कठिन नहीं बताता हूँ। जैसा साहनी सर ने बोला कि हिंदी में आपको समझाना है, वैसा ही मैं हिंदी में लोगों को समझाता हूँ कि आपके घर में जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसी से हम एनीमिया से बच सकते हैं। तो हमारे घर में क्या उपलब्ध चीज़ें हैं? सबसे ज़्यादा सबके घर में क्या उपलब्ध है? गुड़ और चना, भुना हुआ चना और गुड़। मैं लोगों को सलाह देता हूं कि आप रोज भुना हुआ चना और गुड़ लीजिए, उससे आप एनीमिया से बच सकेंगे। गर्म दूध में हल्दी डाल करके लीजिए, उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी। बादाम को रोस्टेड करके लीजिए, उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन लीजिए, जिस एरिया में सोयाबीन नहीं होता है वहाँ के लोग चना ले सकते हैं। सोयाबीन और बादाम मतलब प्रोटीन की बात हो गई। उसी तरीके से हम उनको बताते हैं कि आप पालक का प्रयोग कीजिए, पालक मतलब आयरन हो गया। पपीता हो गया, पपीता लोगों को पता है। देन पिंड खजूर हो गया, सत्तू हो गया, बिहार में सत्तू खूब होता है, उत्तर प्रदेश में भी सत्तू होता है। कई राज्यों में सत्तू नहीं होता है। जिन राज्यों में सत्तू नहीं होता है वहाँ के मरीज भी मेरे पास आते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश से अपलास्टिक एनीमिया के पेशेंट मेरे पास आते हैं, साउथ के पेशेंट भी आते हैं। उनको भी मैंने सत्तू खाना सिखा दिया। सत्तू जो जौ और चने का होता है उसके साथ मैं गुड़ लेने की सलाह देता हूँ। उसमें सत्तू और गुड़ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन। सत्तू हमारा प्रोटीन है और गुड़ जो है आयरन है। तो इस तरीके से उनका खून बढ़ने लगता है। इसी तरीके से गेहूं का दलिया गुड़ और दूध के साथ, आंवले का मुरब्बा जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इसी तरीके से गाजर, चीकू, चुकंदर, सेब, अनार, किशमिश, खारक, मुनक्का। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए मछली और अंडा की सलाह देता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे घरों में उपलब्ध है, हमको कहीं से लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में ये उपलब्ध है। अगर हमारे घर में उपलब्ध की हुई चीज़ों से हम ठीक हो सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम बीमार ही नहीं होंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे, दादा, नाना, दादी, काकी, ताऊ जी या ताई जी, वो लोग क्या करते थे, ठंड में हर साल 2 महीने 3 महीने के लिए हमारे घरों में गुड़ का लड्डू बनता था, अलसी तीसी का लड्डू बनता था, या ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता था, या फिर घरों में गजक बनता था। आप देखिए, अगर मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ गुड़ होता है, गन्ना होता है, गन्ने का जूस पीते हैं गरम करके। और जनवरी में हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है, उस समय गुड़ के लड्डू बनते हैं, बेसन और गुड़ के लड्डू। कभी किसी ने सोचने का प्रयास किया कि ये लड्डू क्यों खाया जाता है? गुड़ और बेसन क्या है? ये चना और गुड़ कॉम्बिनेशन का है प्रोटीन और आयरन का।
अगर आप देखें ड्राई फ्रूट और गुड़ का लड्डू कॉम्बिनेशन क्या है, प्रोटीन और आयरन का। अगर आप अलसी को देखें, जिसको तीसी बोलते हैं, अलसी में प्रोटीन है और गुड़ में आयरन है। तो इस तरीके से उन लोगों को पता था कि हमारा जो बोन मैरो है वो हमारी हड्डियों में होता है। अगर हमारी हड्डी मजबूत रहेगी तो हम बीमार ही नहीं होंगे। मतलब अगर हमारी हड्डी मजबूत रहेगी तो हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी। अगर हम साल भर में 2 महीने गुड़ का लड्डू खा लेंगे तो हम बीमार ही नहीं होंगे। और आजकल की पीढ़ी वो जानती ही नहीं है कि गुड़ का लड्डू क्या होता है या गुड़ क्या होता है। मैं नए युग के बच्चे आते हैं, आज के युग के, उनको बोलता हूँ कि गुड़ खाया करिए तो बोलते हैं गुड़ क्या होगा, गुड़ क्या होता है। जबकि मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं बिहार से और उत्तर प्रदेश से, वो मेरे पास जब आते हैं और मेरे इलाज से खुश हो जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपके लिए क्या लेके आना है आते समय। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप आते समय देसी चना और गुड़ लाया करिए। गुड़ भी काला वाला, सफ़ेद गुड़ नहीं, जो देसी गुड़ होता है वही लाया करिए। या फिर सूखी हुई मटर लाने के लिए बोलता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारे घर में उपलब्ध है उसका महत्व आज की पीढ़ी को बताया जाना ज़रूरी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बात करते हैं कि मिलेट्स खाने से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। मैं तो इतना भी नहीं बोलता हूँ, अगर हम डेली थोड़ा सा चना और गुड़ खाएंगे, चना की उपाधि दी जाती है कि घोड़े जैसा अगर बनना है तो चना खाना है, तो अगर चना और गुड़ खाएंगे तो एनीमिया जैसी बीमारी से बच सकेंगे। अब मैं आता हूँ एनीमिया पर। एनीमिया आखिर होता क्या है? एनीमिया जो साधारण लोग जानते हैं, एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी होना। शरीर में खून की कमी होना मतलब क्या हो गया? शरीर में जब आरबीसी कम हो जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब जब हम सीबीसी जांच कराते हैं, सीबीसी में पता चलता है कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो लोगों को बता दिया जाता है कि एनीमिया हो गया है, मतलब रक्ताल्पता हो गया है, मतलब खून की कमी हो गई है। तो उसको लोग बहुत लापरवाही से लेते हैं हमारे देश में। मैं महिलाओं की बात करूं तो हमारे यहाँ अभी मैं हर साल मार्च के महीने में, फरवरी और मार्च के महीने में जो स्वस्थ महिलाएं हैं उनके घर पर टीम भेज करके ब्लड की जांच कराता हूं। ब्लड की जांच कराने से जो स्वस्थ महिलाएं हैं उसमें भी बहुत ही रिमार्केबल मुझे चेंजेस देखने को मिले। 100 महिलाओं में से 48 महिलाओं में हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम मिला। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई मरीजों को तो 6.48 ग्राम परसेंट, 9 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन था और उनको पता ही नहीं था। जब उनको बताया गया कि इतना कम जब हीमोग्लोबिन हो जाएगा तो आपको थकान लगेगा, कमजोरी लगेगा, बॉडी में दर्द होगा, तो बोले ये तो हमको रोज लगता है, हम इसके लिए दर्द की गोली खा लेते हैं। दोस्तों दर्द की गोली से शरीर नहीं चलेगा। अगर खून की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो हमारे टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अभी हमने कोविड में देखा कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के भाग रहे थे। अगर हमारे शरीर में ब्लड ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से टिश्यू पे पहुंचेगा, दवाइयाँ कैसे पहुंचेगी? ब्लड का जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिसिन। तो जब अगर ब्लड नहीं है तो मतलब हम उसको ठीक ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्लड का इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। मैं तो सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को सलाह देना चाहूँगा, हालांकि मैं उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, मैं सबको सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आपके यहाँ आने वाले मरीजों का सीबीसी और ईएसआर ज़रूर कराया करिए। ईएसआर कराने से हमको ये फायदा रहेगा कि आज मरीज का ईएसआर क्या है, और अगली बार हमने जब दवाई दिया उसको जब आराम आ गया तब हम ईएसआर करा कर देखते हैं। अगर ईएसआर की वैल्यू कम हो गई तो उसका मतलब कि उसकी बीमारी बेहतर हो गई। ईएसआर हमें प्रोग्नोसिस बताता है। तो इस तरीके से एनीमिया को हमें काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं डॉक्टर साहनी साहब को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने एनीमिया पर ये मेरा लेक्चर ऑर्गेनाइज किया। मुझे लगता है कि आज अगर हमें 100 लोग सुन रहे हैं और 100 लोगों में से अगर 5 लोग भी इसको फॉलो करेंगे आगे के जीवन में, तो न केवल उनकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी बल्कि मरीजों को काफ़ी लाभ होगा। तो इस तरह Received 28,640 rupees on Google Pay for business. एनीमिया के साधारण लक्षणों की अगर मैं बात करूं, बहुत ही कॉमन सा लक्षण है बुखार जैसा लगना। आप देखेंगे कई लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बुखार जैसा लगता है।
हम उनसे पूछते हैं कि आपने कभी थर्मामीटर से चेक किया? बोले नहीं, हमने चेक नहीं किया, लेकिन अक्सर हमें बुखार जैसा लगता है। या फिर काफ़ी लोग मुझे बताते हैं कि जब शाम को वो ऑफिस से घर आते हैं तो उनको अत्यधिक थकान लगती है या कमज़ोरी लगती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि थकान और कमज़ोरी के लिए आप क्या करते हो? तो बोले दर्द की गोली खा लेता हूँ। इस तरीके से दर्द की गोली खाने की आदत लग जाती है और ये आदत इतनी खतरनाक हो जाती है कि उनके बोन मैरो को सप्रेस कर देती है या बोन मैरो को ख़राब कर देती है और उसके कारण उनको अप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। अप्लास्टिक मतलब फॉर्मेशन ही बंद हो जाता है, हमारे बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। इसके अलावा और क्या होता है? पीली त्वचा। आप अचानक से अगर गोरे दिखने लगे, खास करके महिलाएं या लड़कियां अगर अचानक से वो अत्यधिक गोरी दिखने लगी तो उनका सीबीसी करा करके देखिए। अत्यधिक गोरा होना ठीक नहीं है, कहीं उनको खून की कमी तो नहीं हो रही है। हमारे पास काफ़ी सारे मरीज आते हैं दोस्तों, मरीज जो आते हैं वो काफ़ी ग्रामीण परिवेश के भी होते हैं। बिहार से आते हैं, पंजाब से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, पश्चिम बंगाल से, कश्मीर से। कई सारे लोगों को तो हमारी भाषा भी नहीं आती है, तेलंगाना से आते हैं। वो लोग आकर के बोलते हैं कि हमको पीलिया हो गया था। पीलिया के इलाज के लिए जब मैं डॉक्टर के पास गया, पहले हम पीलिया का देसी इलाज करा रहे थे, फिर देसी इलाज करने के बाद वो हम डॉक्टर के पास दिखाने गए और जब डॉक्टर ने सीबीसी जांच कराया तो हीमोग्लोबिन 2 ग्राम परसेंट या 3 ग्राम परसेंट आया और प्लेटलेट काउंट 6000 या 10,000 आया। जबकि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है वो 11 ग्राम से 15 ग्राम तक परसेंट तक होना चाहिए। 11 ग्राम परसेंट से 15 ग्राम परसेंट, अलग अलग किताबों में अलग अलग भी लिखा है। कई किताब में 12 ग्राम परसेंट से लेकर के 16 ग्राम परसेंट तक लिखा हुआ है। और प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। और मरीज को कब पता चलता है? जब उनके शरीर में 3 ग्राम या 4 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाता है या प्लेटलेट 10,000 हो जाता है। इतनी गंभीर स्थिति एक दिन में तो नहीं बन सकती है, इतनी गंभीर स्थिति होने में समय लगता है। तो हम लापरवाही करते हैं, इसलिए ये गंभीर स्थिति बनती है। इसके अलावा और क्या होता है? हाइपोटेंशन हो जाता है, थकान लगती है, ब्लड ही नहीं रहेगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। बार बार सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, ब्लड नहीं रहेगा तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके कारण पैल्पिटेशन हो जाता है। और क्या हो जाता है? शरीर से हम जबरदस्ती काम लेते हैं, ब्लड ही नहीं है शरीर से, और हम अपना डेली रूटीन काम करना चाहेंगे तो चिड़चिड़ापन आने लगता है, क्योंकि वो कार्य हो नहीं पाता है तो शरीर को चिड़चिड़ापन लगने लगता है। तो ये जो है ये साधारण से लक्षण थे जो बहुत आसानी से मरीज बताता है, जिसको हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये लक्षण अगर मरीज आपको बताएगा तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अत्यंत सरल जांच है, सीबीसी करा करके आप देख सकते हैं कि उसको एनीमिया तो नहीं है। जब एनीमिया आपको मिले तब हमको एनीमिया के टाइप्स पे जाना है। टाइप्स जो होता है उसमें सबसे कॉमन है अप्लास्टिक एनीमिया, देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया और हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेजिक एनीमिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कठिन सी समस्या है। हमारे देश में फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कई बार उनका 20 दिन से लेकर के 6 महीने तक ब्लीडिंग होती रहती है। और फीमेल्स हमारे घर में न तो घर वालों को बताती हैं न डॉक्टर्स को बताती हैं। जब उनको चक्कर आकर के गिर जाता है तब पता चलता है, डॉक्टर के पास जाती हैं, सीबीसी होता है तो पता चलता है कि 2 ग्राम 3 ग्राम हीमोग्लोबिन आ गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से महिलाओं में अवेयरनेस लाना चाहता हूं कि अगर 5 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत उनको सीबीसी जांच कराना चाहिए और फिजिशियंस को दिखाना चाहिए। होम्योपैथी आपका रक्त बहुत आसानी से बढ़ा सकता है। मैं पिछले 25 सालों का मेरा सफ़र है जिसमें मुझे बहुत हार्डली ही असफलता मिली है। कई बार मरीज इतना सीरियस आता है कि जिस कंडीशन में वो दवाई खाने से पहले ही मर जाता है, या दवाई का जो ड्यूरेशन होता है, कई बार अलग अलग मरीज को समय लगता है तो वो समय ही हमें नहीं दे पाता है, उससे पहले ही मर जाता है। बस उस केस में मुझे सफलता नहीं मिली है, क्योंकि टाइम तो लगेगा। अगर ब्लड नहीं है तो हम दवाई देंगे तो असर कैसे होगा। तो होम्योपैथी से काफ़ी अच्छा। इसी तरीके का मैंने एक और आर्टिकल बनाया है, एनीमिया से खुद को बचाइए। हम देखते हैं कि हमारे घर में, डॉक्टर्स के घरों में भी काफ़ी इग्नोरेंस है।
मेरे पास काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। वो लोग खुद भी आते हैं, उनके पेरेंट्स को लेकर के भी आते हैं और उनके बच्चों के या फैमिली मेम्बर्स के या रिलेटिव्स के लिए भी आते हैं। तो हमको एनीमिया से खुद को भी बचाना है, मरीजों को भी बचाना है। हम खुद को कैसे बचा पाएंगे? हम बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें अगर, तो बचा सकेंगे। अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हो रही है, उसको रोज लैट्रिन में ब्लड जा रहा है, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसको एनीमिया हो जाएगा। अगर बच्चे को नक्सीर आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, पीडियाट्रिशियंस बोल देता है कि जब वो बड़ा होगा तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा? तो आपको नक्सीर आ रहा है या ब्लीडिंग पाइल्स है या ब्लीडिंग मेंसेस में बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो रही है या प्रोलॉन्ग हो रही है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ऐसे ही जब हम डेली ब्रश करते हैं, टीथ ब्रश करते हैं, उस समय कई बार गम्स में ब्लीडिंग होती है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। अगर हम इस तरीके से इग्नोर नहीं करेंगे तो खुद को भी बचा सकेंगे और दूसरे लोगों को भी बचा सकेंगे। अब मैं टाइप पे आता हूँ, क्योंकि हमें टाइम जो दिया गया है, साहनी सर ने टाइम दिया है, मैं उस टाइम लिमिट में कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का। अप्लास्टिक एनीमिया वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप, जिसमें हमारे बोन मैरो में डैमेज हो जाता है और बोन मैरो हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन या डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन या प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन बंद कर देता है। अब अगर मैं इसके कारण पे जाऊंगा कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जिससे ये प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो कारण मुझे मिला वो रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी। जब कैंसर के बाद पेशेंट आते हैं जहाँ पे वो रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी लेकर के आते हैं, तो उनमें हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से फॉल हो जाता है। जब कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी आपके कैंसर सेल को मारेगा तो नॉर्मल ब्लड सेल को भी मारेगा, तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है और वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मेरे पास अभी आप यूट्यूब पे जाएंगे तो एक पेशेंट है जिसका कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी के कारण ओवेरियन कैंसर था और ओवेरियन कैंसर का वो इलाज करा रहे थे। कीमोथेरापी रेडियोथेरापी लेने के बाद उसका प्लेटलेट काउंट कम हो गया, 30,000 पर वो अस्पताल में एडमिट हुई और अस्पताल में एडमिट रहने पर 7 दिन एडमिट रहने के बाद उसका प्लेटलेट काउंट 3,000 आ गया। अस्पताल में एडमिट है मरीज, अस्पताल का पूरा इलाज चल रहा है, फिर भी प्लेटलेट काउंट घट के 3,000 आ गया। अस्पताल वालों ने उनके पेरेंट्स को, उनके साथ वालों को, घर वालों को बुलाया और उनको बताया कि अब इनका आखिरी समय आ गया है, आप घर ले जाइए, क्योंकि हमारी दवाइयों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है इन पर। ऐसा बता दिया गया। फिर उनके घर में कोई डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर द्विवेदी हैं जो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए होम्योपैथी पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ 30 नवंबर 2022 की, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। वो लोग 30 नवंबर 2022 को मुझे फ़ोन पर बात करें, मैंने बोला कि रिपोर्ट लेकर के आ जाइए और उनको मैंने दवाई दिया और कुछ ही दिन के दवाई से उनका प्लेटलेट काउंट बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट कर गया और 3,000 से लेकर के 3 लाख तक प्लेटलेट काउंट पहुंच गया होम्योपैथी से। उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। आज भी वो जिंदा है, पूरी तरह से स्वस्थ है, ना होम्योपैथी दवाई चल रही ना एलोपैथी दवाई चल रही है। तो इस तरीके से अगर हम प्रॉपर तरीके से बीमारी के कारण को समझ करके इलाज करेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि हमको कॉजेशन देखना ज़रूरी है। अगर हम कॉजेशन को देख करके हमारा ट्रीटमेंट प्लान करेंगे तो मरीज काफ़ी जल्दी ठीक हो सकता है। दूसरा है एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल। अगर मैं टॉक्सिक केमिकल की बात करूं तो आज हर कोई डरा हुआ है। हम जो सब्जी खाते हैं उसमें टॉक्सिक केमिकल्स है, जो हम फल खाते हैं उसमें टॉक्सिक केमिकल है। हमको पता ही नहीं होता है कहाँ कहाँ टॉक्सिक केमिकल डला हुआ है, तो हम उससे बच कैसे पाएंगे। देन यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कई बार कई लोग जा करके दवाई खरीद लेते हैं, चाहे वो सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई खरीद लें, चाहे बुखार उतारने की दवाई खरीद लें, चाहे दर्द की दवाई खरीद लें, मतलब ओवर द काउंटर बिकने वाली दवाइयाँ जो मेडिकल स्टोर पे आसानी से उनको उपलब्ध हो जाती हैं, उसके कारण बोन मैरो काम करना बंद कर देता है। देन और जो कारण है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, देन वायरल इन्फेक्शन। डेंगू जो है वो हर साल हर जिले में डेंगू के काफ़ी सारे मरीज मिलते हैं। डेंगू जो है वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से होता है और जिसको डेंगू हो जाता है उसको अप्लास्टिक एनीमिया बहुत आसानी से हो जाता है। तो डेंगू अगर आपको हुआ है और प्लेटलेट काउंट कम हुआ है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। डेंगू के बाद भी आप बीच बीच में प्लेटलेट काउंट जांच कराने रहें। इसके अलावा अननोन फैक्टर्स हैं जिसका कई बार हमको पता ही नहीं होता है।
और सिम्टम्स जो है वो काफ़ी सारा सेम है, तो मुझे लगता है कि बार बार वही सिम्टम्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फटीग लगेगा, फीवर लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट होगी, पेल स्किन होगी, फ्रीक्वेंट या प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन रहेगा, अनएक्सप्लेन्ड या नोज ब्लीडिंग होगी, या गम्स ब्लीडिंग होगी, या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, या फिर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, कहीं भी कट लग गया तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी, या फिर हमारे शरीर पे नीले नीले स्पॉट बन जाएंगे, या डिजीनेस होने लगेगा, चक्कर आ जाएगा। तो इस तरीके की जो लक्षण है इसको हमको इग्नोर नहीं करना है। इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं। कुछ तो वो जो मरीज बताता है और कुछ तो वो जो डॉक्टर्स ने खुद ने ऑब्जर्व करना है। इसी का एक टाइप है PNH, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनिया। PNH भी एक तरह का प्रॉब्लम है जो केवल कुछ सर्टेन पीरियड के लिए उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसी तरीके का दूसरा अप्लास्टिक एनीमिया का टाइप है फैनकोनीज एनीमिया। कई बार चिल्ड्रंस को हो जाता है, ये भी इनहेरिटेड होता है। मेरी आवाज आ रही है? वेरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वेरी सॉरी। मैं रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा था, जिसमें मैंने बताया कि डेंगू, या कई लोग जो बहुत फ्रिक्वेंटली पेन किलर लेते रहते हैं, कई लोग स्किन का ट्रीटमेंट करा करके आते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। बहुत सारा तो किताब में लिखा है, लेकिन बहुत सारा जो मरीज हमको बताते हैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अप्लास्टिक एनीमिया अगर मैं देखूँ तो उसका इलाज दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में बिल्कुल नहीं है, और काफ़ी सारे मरीजों को ये बता दिया जाता है कि ये फेटल बीमारी है। इसका इलाज या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, या फिर ATG ट्रीटमेंट है, या फिर कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन होम्योपैथी से इस पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। होम्योपैथी से कैसा रिजल्ट मिला मैं वो बताना चाह रहा हूँ। होम्योपैथी क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द हेल्दी पोर्शन ऑफ बोन मैरो। जैसे अप्लास्टिक एनीमिया हो गया तो उसको 100% उसका बोन मैरो काम करना बंद नहीं कर देता है। कुछ परसेंट, 2%, 5%, 6% उसका बोन मैरो एक्टिव रहता है। तो हम उस एक्टिव पार्ट ऑफ बोन मैरो को और एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे जो प्लेटलेट का ब्रेकडाउन कर रहा था, सेल्स का ब्रेकडाउन कर रहा था, वो कम हो जाता है। और जब ब्रेकडाउन कम हो जाता है तो उसके जो CBC काउंट में उसका सेल का प्रोडक्शन दिखने लगता है, और इसी तरीके से उसका जनरल वाइटलिटी इंप्रूव हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। तो धीरे धीरे उसको इन्फेक्शन होना बंद हो जाता है, और धीरे धीरे पेशेंट जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। उसको न तो बाद में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, न तो किसी अन्य दवाई की ज़रूरत पड़ती है, और न ही होम्योपैथिक दवाई की ज़रूरत पड़ती है। मैं जो कॉमनली होम्योपैथिक दवाई देता हूँ उसमें सबसे कॉमन मेडिसिन है, दैट इज़ फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम आप देखेंगे तो सारा सिम्टम्स कवर कर रहा है। वो RBC के प्रोडक्शन के लिए काम करता है, बोन पेन के लिए काम करता है, फिब्रिस के लिए काम करता है, जो हमारा पैल्पिटेशन है या डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग है उसके लिए काम करता है, और सीधे सीधे एनीमिया की सबसे अच्छी दवाई है। तो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो फेरम मेटालिकम है। इसके अलावा सिनकोना, दैट इज चाइना, जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है, जिससे होम्योपैथी का इजाद हुआ। अगर सिनकोना की मैं बात करूं तो एंटी हीमोरेजिक मेडिसिन है, जहां पर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उसके कारण जो एनीमिया हो जाता है। तो उस कॉज के कारण जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, या उसका चेहरा ब्लू हो जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फॉल हो जाता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज सिनकोना ऑफिसिनालिस, और इससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम मिल जाता है। दूसरी मेडिसिन है नैट्रम म्यूरेटिकम। नैट्रम म्यूरेटिकम जो है क्रॉनिक हेडेक के पेशेंट आते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जो माइग्रेन या हेडेक के लिए जब बहुत ज़्यादा दर्द निवारक दवाई लेते हैं, तो उस दर्द निवारक दवाई खाने के कारण उनका बोन मैरो काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद अगर उनको अप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है तो ड्रग ऑफ चॉइस इज नैट्रम म्यूरेटिकम। देन अनदर ड्रग ऑफ चॉइस इज फास्फोरस। फास्फोरस जो है पर्निशियस एनीमिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और कई बार वीकनेस के लिए या फिर नमनेस के लिए बहुत अच्छी दवाई है, और एनीमिया की सबसे अच्छी मेडिसिन है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इज
फास्फोरस। देन अनदर मेडिसिन इज एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है जीआईटी डिस्टर्बेंस में काफ़ी अच्छा काम करता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण अगर एनीमिया हो रही है या कॉन्स्टिपेशन है उसके कारण अगर उसको एनीमिया हो रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस इज एल्यूमिना। तो एल्यूमिना भी काफ़ी अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि मरीज को इतनी हताशा रहती है, निराशा रहती है, उसको ये समझा दिया जाता है कि आपकी बीमारी तो ठीक ही नहीं होगी। जब उसको ऐसा समझा दिया जाता है तब वो हमारे पास आता है और उसमें हमको आस जगाना ही सबसे कठिन होता है। मतलब मुझे उसको ठीक करने से ज़्यादा उसके शरीर में, उसके दिमाग में ये आस उम्मीद जगाना कि आप ठीक भी हो सकते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो आर्सेनिक इज द मेडिसिन। देन कैलकेरिया फास्ट, चूँकि बोन्स को स्ट्रॉन्गन करती है इसलिए एनीमिया के लिए बहुत अच्छी दवाई है। मैं कैलकेरिया फास्ट देता हूँ। देन कैलकेरिया कार्ब, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको क्रेविंग होती है और उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके लिए मैं कैलकेरिया कार्ब देता रहता हूँ। देन नाइट्रिक एसिड, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, जहाँ पर ब्लीडिंग पाइल्स है और उसको ब्लीडिंग पाइल्स के कारण अगर अप्लास्टिक एनीमिया या एनीमिया हुआ है तो मेडिसिन इज नाइट्रिक एसिड। या ब्लीडिंग पाइल्स या अल्सरेशन हो रहा है माउथ में, उसके अलावा पल्सेटिला है जो वन ऑफ द बेस्ट फीमेल रेमेडी है। अगर फीमेल पेशेंट है और उसको प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो उसके लिए पल्सेटिला इज द मेडिसिन। देन इसी तरीके से काली कार्ब है, जैसे मैंने पीएनएच बोला तो पीएनएच के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है काली कार्ब। इसी तरीके से अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं, अगर मरीज ठीक नहीं होता है तो उसको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्लीडिंग रेक्टम से कंटिन्यूएशन हो सकता है, यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हैं, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होम्योपैथी और डॉक्टर द्विवेदी लिखेंगे तो आपको रिसर्च पेपर मिल जाएगा, और प्लास्टिक एनीमिया होम्योपैथी डॉक्टर द्विवेदी लिखेंगे तो भी मिल जाएगा। बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं, तो बहुत सारा आपको मेरे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। मैं एक पेशेंट की बात कर रहा हूँ जो 2019 में मुझे दिखाने आई थी। आज वो पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल है। जब आई थी उस समय उसका हीमोग्लोबिन 3.5 ग्राम था, जबकि नॉर्मल 11 ग्राम से 15 ग्राम होना चाहिए, और प्लेटलेट्स जो है वो 10,000 था, जबकि नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। उसको प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की शिकायत थी, ब्लू स्पॉट होता था, हिस्ट्री ऑफ चिकनगुनिया था, हिस्ट्री ऑफ ड्राई कफ था। और जब मैंने उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन देखा और सारा सिम्टम्स लिया, उसके बाद जब दवाई चालू किया तो आज की डेट में पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है। उसका प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ करके 100% नॉर्मल हो गया है। पेशेंट 100% नॉर्मल है और वो आज के समय में कनाडा रह रही है, उसकी शादी हो गई है और कनाडा है। तो इस तरीके से गंभीर बीमारियों के लिए भी होम्योपैथी बहुत अच्छा विकल्प है। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, होम्योपैथी को प्रयोग करिए। और कभी भी आपको किसी भी एनीमिया के टाइप के लिए बात करना है तो आप कभी भी हमको बात कर सकते हैं। दूसरा एक टाइप है आईटीपी, आप सुनेंगे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होता है, उसमें भी हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सिम्टम्स मोरल लेस सेम होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो उसके इसी तरह के का एक बीमारी है एमडीएस, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसको कई लोग कैंसर जैसा मानते हैं। सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा शरीर पर उसके चेंजेस अलग दिखते हैं। बाकी पैनसाइटोपेनिया मतलब सारे सेल्स कम हो जाना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जब तीनों सेल्स कम हो जाता है तो उसको हम पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। सिम्टम्स लगभग सिमिलर रहते हैं, ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी लगभग सिमिलर रहता है, और डाइट भी लगभग सिमिलर रहता है। दूसरी बीमारी जो थी टाइप, वो मैं बात कर रहा था सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पर एचबीएस हो जाता है, जो हमारा नॉर्मल आरबीसी है जो राउंडेड या ओवल शेप होती है, जबकि सिकल सेल में उसका शेप चेंज हो जाता है, या तो अर्धमून जैसा मतलब आधा चांद जैसा, या हंसिया जैसा हो जाता है। तो वो सिकल सेल बीमारी हो जाती है। और सिकल सेल जो है वो पैदाइशी बीमारी है। अगर सिकल सेल का महिला है, सिकल सेल का पुरुष है, तो उसको आपस में शादी नहीं करना चाहिए। मैं कई बार बार ये बोलते रहता हूँ कि अगर सिकल सेल का मरीज है, उसको पता है, तो शादी के पहले होने वाले महिला या होने वाले पुरुष दोनों का सिकल सेल की जांच होना बहुत ज़रूरी है। जबकि मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, जब उनके बच्चों को बीमारी हो जाती है तब पेरेंट्स की जांच होती है और तब पता चलता है कि पेरेंट्स को ही सिकल सेल एनीमिया था। तो यही तो गंभीर समस्या है जिस पे हमारे देश के राष्ट्रपति
देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे हमारे नेता हैं जो चिंतित हैं, तो हम डॉक्टर्स को भी इसके अवेयरनेस के लिए काम करने की बहुत सारी ज़रूरत है। इसी तरीके से दूसरी गंभीर बीमारी है जो थैलासीमिया है। थैलासीमिया में क्या होता है, जो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है जिसको हम HB से लिखते हैं, दैट इज HbA, उसकी बजाय फीटल हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। फीटल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। फीटल हीमोग्लोबिन केवल माँ के पेट के लिए बनाया था ऊपर वाले ने। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर के 4 महीने के अंदर उसके शरीर में पूरा HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो आ जाना चाहिए, जबकि उस मरीज के शरीर में जो फीटल हीमोग्लोबिन है वही सर्कुलेट होते रहता है। तो इस तरीके से उसकी परेशानी जो है नहीं ठीक होने वाली हो जाती है। ये भी हेरिडिटरी बीमारी है और ख़ास करके कुछ कम्युनिटीज़ में होती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया अगर आप देखेंगे आदिवासी कम्युनिटी में ज़्यादा है, तो थैलासीमिया सिंधीज कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके की बीमारियों से हमको लोगों को अवेयरनेस करना है। इसी तरीके की विटामिन डेफिशिएंसी है, कई बार लोगों को विटामिन की कमी के कारण बीमारी हो जाती है, कई बार लोगों को आयरन डेफिशिएंसी के कारण बीमारी हो जाती है। तो डेफिशिएंसी से अगर आपको बीमारी हो रही है, हम लोग देखते हैं कि इतने अमीर देश में भी अगर लोगों को डेफिशिएंसी हो रही है तो ये कितना दुखद है। डेफिशिएंसी होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो चीज़ें खाने में कम रही हो, हमें अगर पचेगा नहीं तो भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, डाइजेस्ट होना भी ज़रूरी है। जैसा कि सर बात कर रहे थे कि अवेयरनेस के लिए मैं सेहत एवं सूरत मैगजीन निकाल रहा हूँ पिछले लगभग 12 सालों से, और जो कोविड में भी निरंतर रही है। तो आप मैगजीन इसके वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेहत एवं सूरत .com या सेहत एवं सूरत .in पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप खुद को हर महीने अपडेट रख सकते हैं। हर महीने हम अलग अलग बीमारियों पे मैगजीन प्रकाशित करते हैं, जिसमें उस बीमारी पर रिलेटेड सभी चिकित्सा पद्धतियों में क्या चल रहा है, रिसेंट रिसर्चर्स क्या चल रहे हैं, हम उसको भी कोशिश करते हैं शामिल करने का। तो आप बहुत आसानी से अपडेट हो सकते हैं, जो हिंदी की सरल भाषा में उपलब्ध है। इस तरीके से आप इसको जा कर के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। होम्योपैथी मेरा पैशन है। अगर आप इस पैथी को पैशन बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे की तो कमी रहेगी ही नहीं। मैं अंत में पुनः डॉक्टर साहनी जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सुनने का लोगों को अवसर प्रदान किया। मैं अगर लोगों को कुछ बोर किया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तत्पर। धन्यवाद डॉक्टर पीटर जी, ये सॉरी रेड्डी जी। अब हम अपना शेयरिंग को बंद कर दीजिए। हमारे एक दर्शक हैं डॉक्टर अहमद हुसैन, और ये शायद बनारस रहते हैं। ये आपके विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो क्वेश्चन करना चाहते हैं। डॉक्टर अहमद, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर अहमद जी सर। हाँ, बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है। जी सर, ये थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो हिंदी में इसका वो किया बहुत अच्छा है। और चूंकि मैं सऊदी अरेबिया में ब्लड बैंक हेमेटोलॉजी इसी डिपार्टमेंट में ही हूँ, सिकल सेल और थैलेसीमिया में, तो कभी समय होगा सर तो उस पर आपसे ज्यादा बात हो सकती है। बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर प्री मैरिटल स्क्रीनिंग